अमेरिकी मीडिया ने इस तीसरे खिलाड़ी के पत्ते खोले हैं, जिसका नाम है MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान। वैसे तो पटकथा बहुत पहले से ही लिखी जा रही थी, संभवतः 1979 से ही, जब ईरान में अयातुल्ला खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता हासिल की थी। लेकिन असली स्क्रिप्ट लिखी गई 2017 में, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उसी समय सऊदी अरब की सल्तनत के क्राउन प्रिंस बने मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। आज अमेरिकी मीडिया इस बेताज बादशाह को कटघरे में खड़ा कर रही है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग चल रही है और इस महायुद्ध को शुरू करने से लेकर सीज फायर तक ना करने का दबाव बनाने तक के किरदार के रूप में पेश किया जा रहा है सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल-अजीज के बेटे और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान को। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि MBS के दबाव डालने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर हमला किया, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि जब वॉशिंगटन तेहरान के साथ सीज फायर को लेकर बात कर रहा है, तो रियाद से जंग जारी रखने का दबाव बनाया जा रहा है। ये हमला करने से पहले ही अमेरिका लगातार ईरान पर उसकी शर्तों पर परमाणु डील करने के लिए दबाव बना रहा था, जबकि ईरान बार बार बातचीत में यही कह रहा था कि वो परमाणु ऊर्जा और मिसाइल कार्यक्रम के बारे में अपने फैसलों पर कायम रहेगा और उसे करता रहेगा। यहीं पर बात अटकी हुई थी और अमेरिका लगातार ईरान को घेरने के लिए अपनी नेवी और फोर्सेस को पश्चिम एशिया में तैनात कर रहा था। चीजें तेजी से बदल रही थी। ट्रंप ईरान के आसपास सैन्य जाल बुन रहे थे और उसी बीच में वो डिप्लोमेसी के जरिए भी एक ऐसी चाल चल रहे थे जो दुनिया के सबसे अस्थिर हिस्से में उस चिंगारी को भड़काने वाला था, जिसके बारे में अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोचा भी नहीं था। No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2020 में इजराइल के साथ अरब देशों को जोड़ने के लिए अब्राहम अकॉर्ड की शुरुआत की थी और इसी को आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप इसे एक और स्टेप आगे ले जाकर सऊदी अरब और इजराइल को एक साथ जोड़ने की कोशिश में आगे बढ़े। मकसद था ईरान के प्रभाव को पश्चिम एशिया में कम करना। अब्राहम अकॉर्ड के तहत डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यालय में UAE और बहरीन के साथ इजराइल को जोड़ने में कामयाब हुए थे। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने सऊदी अरब को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। UAE को डोनाल्ड ट्रंप ने बैंकिंग, AI, टेक और अमेरिकी डाटा सेंटर्स गिफ्ट में दिए। बहरीन को फ्री ट्रेड डील का तोहफा दिया और अब बारी सऊदी अरब की थी और सऊदी अरब के लिए डोनाल्ड ट्रंप F-35 फाइटर जेट देने के लिए राजी हुए, लेकिन क्राउन प्रिंस को कुछ और चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचे, तब सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान का कद ऊंचा हो चुका था। उनके सिर पर सिर्फ ताज नहीं है, लेकिन फिलहाल वही सऊदी अरब को चलाते हैं। 2022 में सलमान प्रधानमंत्री बने और आगे जाकर उन्हें ही सऊदी की सल्तनत का किंग बनना है। उन्हें पता है इस ताज को बरकरार रखना है तो उन्हें सऊदी को पश्चिम एशिया में एक ताकतवर मुल्क बनाना होगा और पश्चिम एशिया में अगर उन्हें किसी से फिलहाल चुनौती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान से है, क्योंकि पश्चिम के मैप पर यही दो बड़े देश हैं और इन्हीं को देखकर बाकी अरब मुल्क अपने रास्ते तय करते हैं।
जिस समय अमेरिका ईरान को दबाव में लेने के लिए पश्चिम एशिया में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा था, उस समय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को भरोसा दिया था कि उनके मुल्क की जमीन या एयर स्पेस से ईरान पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। लेकिन फरवरी 2026 में सब कुछ बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और विदेश नीति पर एक्शन लेने वाले अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम 19 फरवरी 2026 को रियाद पहुंचे थे। कहने को ये बैठक दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए हो रही थी। लेकिन सऊदी प्रेस एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि इस बैठक में शामिल थे प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और सऊदी अरब के NSA डॉक्टर मुसैद अल एबान। मीटिंग में इन लोगों की मौजूदगी बता देती है कि ये कोई आम व्यापारिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये मीटिंग रक्षा से जुड़े सौदों के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा की रणनीति तय करने के लिए थी। इसे इत्तेफाक कहा जाए या एक सोची समझी प्लानिंग। 19 फरवरी 2026 को हुई इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के 8 दिन बाद ही तेहरान पर इजराइल और अमेरिका ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दिया और एक ही झटके में ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। अब वॉशिंगटन पोस्ट के दावे पर आते हैं, जो कहता है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS ने कई बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइवेट फोन कॉल पर बात की और हर बार उन्होंने ईरान पर हमले के लिए दबाव बनाया और यहाँ तक ट्रंप से कहा कि ईरान में पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया है और वो मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम में इतना ज्यादा बड़ा होता जा रहा है कि इजराइल और यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। अब जरा कड़ियों को जोड़िए और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का रियाद जाना और सऊदी अरब को F-35 ऑफर करना, जबकि सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते ठीक नहीं हैं। दूसरी तरफ 19 फरवरी को रियाद में हुई अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम की अहम मीटिंग। एक और कड़ी को जोड़िए, जेरार्ड कुशनर जो इवांका ट्रंप के पति हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, जिनकी कंपनी में सऊदी अरब ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। एक और कड़ी को जोड़िए, अक्टूबर 2019 में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर B-1 बॉम्बर तैनात किया जाता है और 2700 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जाती है। और अभी 20 मार्च को सऊदी ने अपने किंग फहद एयरबेस अमेरिका के लिए खोल दिए। और वॉशिंगटन पोस्ट का दावा कि ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान ने फोन करके हमला करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद जब ट्रंप ने सीज फायर की बात की तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि MBS ने ट्रंप को फिर कहा कि ईरान पर हमले जारी रहने चाहिए। ये मौका है जब ईरान से इस्लामिक क्रांति वाली सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। ये वो आधार और दावे हैं जो कहते हैं कि वो सिर्फ सऊदी अरब के बेताज बादशाह ही नहीं हैं, बल्कि वो इस वॉर गेम के भी बेताज बादशाह हैं, जिनका चेहरा सामने कुछ और है और पीछे कुछ और। क्या MBS जानते हैं कि अगर ईरान इस हमले के बाद बच गया तो वो एक घायल शेर की तरह सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। वैसे ईरान और सऊदी अरब में सीधे तौर पर आज तक कोई जंग नहीं हुई, लेकिन दोनों देश वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से अलग हैं और एक दूसरे को खतरा मानते हैं। दरअसल MBS ने जब अपने पिता के साथ सरकार में एंट्री ली तो उन्होंने सऊदी अरब में उदारवादी बहुत सारे कदम उठाए और उनकी कोशिश है कि सऊदी अरब के लिए वो नई तकनीक के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्तों का निर्माण करे, जिसमें AI से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक शामिल है। और इसके लिए उन्हें अमेरिका का साथ चाहिए। तो क्या आने वाले समय में MBS सऊदी अरब को वो किंग बनाना चाहते हैं जिसके ताज पर भले से अमेरिका का परस्त लिखा हो, लेकिन एक ऐसे राजा का तमगा न लगे जो परंपरा के चक्कर में मुल्क को पिछड़ेपन का शिकार बना गया। He's fighting with us. He's fighting with us.
hearing that you've been talking and that he has been encouraging you to do certain things related to Iran. Can you share with He's me? a warrior. He does. Yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent. डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया कि वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान को दमदार योद्धा बताना और साथ ही लड़ने का दावा करना, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह पहली बार है जब ईरान और सऊदी अरब एक युद्ध में आमने सामने हैं? एमबीएस के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या एमबीएस मान रहे हैं कि 50 साल से चली आ रही प्रॉक्सी वॉर से बेहतर है कि एक ही बार में फैसला हो जाए? भले ही सऊदी अरब फिलहाल खुलकर ये कबूल नहीं कर रहा है कि वो जंग में शामिल है, भले ही आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब ने इस बात को खारिज किया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जंग को आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, भले ही सऊदी अरब दावे कर रहा है कि इस टकराव का शांतिपूर्ण हल चाहता है, फिर भी जिस तरह से एमबीएस ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस जंग में इस्तेमाल करने की खुली छूट दी है, वो तस्दीक करता है कि सऊदी अरब इस जंग में शामिल है। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब क्यों चाहेगा कि जंग जारी रहे? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? इस जंग के बाद ऐसी कौन सी चिंगारी उनके दिमाग के न्यूरॉन्स में पैदा हुई है जिसकी वजह से उनका ये प्लान एक्टिवेट हुआ, जहां सांप का सिर कुचलने की कुलबुलाहट पैदा हो गई है? अभी दो संभावनाएं हैं। सीज फायर का मतलब है कि ईरान कमजोर हो जाए, टूट जाए, और दूसरी संभावना है कि ईरान सरेंडर कर दे या ईरान पर कब्जा कर लिया जाए और वहां सत्ता पलट दी जाए। दोनों सूरतों में क्या हो सकता है? बहुत कमजोर, टूटा हुआ और फेल्ड ईरान पूरे गल्फ के लिए खतरनाक है। पूरे पश्चिम एशिया में अफरा तफरी मचेगी, अलग अलग मिलिशिया बिना नियंत्रण के कुछ भी करेंगे, यानी सऊदी अरब समेत पूरे गल्फ देशों की सुरक्षा को सीधा खतरा। दूसरी तरफ अगर ईरान हारता है, तख्ता पलट होता है, सऊदी अरब अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता है। जब तक ईरान संभालेगा, पश्चिम एशिया में सऊदी की सल्तनत प्रभुत्व बढ़ा लेगी। अमेरिकी प्रभुत्व वाली ईरानी सरकार में सैन्य और न्यूक्लियर ताकत कम होगी तो एमबीएस अपने विजन 2030 को तेजी से पूरा कर पाएंगे और पश्चिम एशिया में इजराइल के बाद दूसरी परमाणु शक्ति भी बन सकते हैं। सऊदी अरब और ईरान पश्चिम एशिया में ताकत और प्रभाव के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। यह टकराव सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि मजहबी भी है। ईरान मुख्य रूप से शिया मुस्लिम देश है, जबकि सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है। पावर, पॉलिटिक्स और पैसे के इस खेल में मोहम्मद बिन सलमान को ये युद्ध उस मौके के तौर पर दिखता है जिससे न सिर्फ वो सऊदी की क्षेत्रीय बादशाहत के सपने को पूरा कर पाएंगे, बल्कि इस्लामिक दुनिया में बादशाहत के मकसद को भी मुकम्मल कर पाएंगे। दरअसल सऊदी अरब और ईरान के बीच लड़ाई वर्चस्व की है और वर्चस्व की ये जंग विचारधारा से पैदा हुई और फिर एक दूसरे पर खतरे की आशंका ने इसे लगातार बढ़ाया, और जब बात न्यूक्लियर ईरान की आती है तो सऊदी अरब कांप जाता है। एमबीएस के लिए न्यूक्लियर ईरान कोई आम पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा है, और इस खौफ का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था 2019 का अबकैक और खुरैस का हमला। सितंबर 2019 में ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों ने सऊदी अरब की आरामको ऑयल फैसिलिटी को तबाह कर दिया था, जिससे सऊदी का आधा तेल प्रोडक्शन रातों रात रुक गया था। उस वक्त एमबीएस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ा मिलिट्री पलटवार नहीं किया। उस दिन एमबीएस समझ गए कि पुरानी कंटेनमेंट यानी बचाव की पॉलिसी फेल है और अब सऊदी अरब को खुद कुछ करना होगा। एमबीएस का मानना है कि एक न्यूक्लियर पावर वाला ईरान जो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए रेड सी और हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करता हो, सऊदी अरब के हर सपने को मार देगा। एमबीएस ने एक सीधा कैलकुलेशन किया, अगर अभी एक छोटा और भयानक युद्ध होता है तो वो 50 साल की उस कोल्ड वॉर से ज्यादा बेहतर है जिसमें सऊदी रोज डर डर के जिए।
MBS ने इजराइल और ईरान की दुश्मनी को और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की टेढ़ी नजर को एक जरिया बनाया। लंबी कूटनीतिक चालें चली, अमेरिका से लगातार नजदीकियां बढ़ाईं और अमेरिका को इस भरोसे में भी रखा कि सऊदी अरब उसके अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा।